हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको पता ही है कि हम लोग एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग नए हैं उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत छोटा सा क्लोज टेस्ट है, खुद से कर सकते हैं आप, इजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले प्लांटिंग ट्रीज शुड बी गिवन डैश अटेंशन, मतलब पेड़ लगाने को हमको उसको ध्यान देना चाहिए उसमें। अबव ऑल, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्फेसिस देने के लिए बोल रहा है, ट्री इज द डैश ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो सकता है भाई, ट्री से ही हमको ऑक्सीजन मिलता ही, तो वो बोल रहा है कि ट्री से हमको ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके से सोर्स है या उसका मेन सोर्स है ऑक्सीजन का। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ड्यू टू डैश ऑफ बिल्डिंग्स मैनी ट्रीज हैव बीन कट डाउन। कह रहा है कि दुर्भाग्य से जो बहुत सारी एक तरीके से बिल्डिंग्स हैं, उनकी वजह से, अब बिल्डिंग्स क्या है, जब बिल्डिंगें बनेंगी तो खेत काटे जाएंगे या फिर ज़मीनें, जो पेड़ लगे हुए उनको काटा जाएगा, तो उसकी वजह से पेड़ कट रहे हैं। दिस डैश रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में कम हो जाएगी। ग्रोइंग डैश ट्रीज मीन्स डैश ऑक्सीजन, मतलब ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। हैंस ग्रोइंग मोर ट्रीज वुड मीन बेटर लाइफ क्वालिटी। तो कह रहा है इसका मतलब ये है कि जब हम अगर ज़्यादा पेड़ ग्रो करेंगे, उनको लगाएंगे, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और अच्छी हो जाएगी। काफ़ी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांटिंग ट्रीज शुड बी गिवन अटेंशन। कैसी अटेंशन? लेसर अटेंशन, कम नहीं। मैसिव, बहुत ज़्यादा, हाँ हो सकती है। ट्रिवियल का क्या मतलब होता है? जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट। माइनर मतलब छोटा। यहाँ पे अटेंशन क्या है? नाउन है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। सभी एडजेक्टिव है, तो मैसिव भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? मैसिव अटेंशन। अबव ऑल, ट्री इज द डैश ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? सोर्स है, बेस है, फाउंडेशन है, टैंक है। भाई सोर्स होगा, सीधा दिख रहा है। बेस तो क्या होता है? बेस होता है किसी चीज़ की फाउंडेशन, तो ये तो होगा नहीं। फाउंडेशन खुद में नहीं होगा, फाउंडेशन मतलब नींव। टैंक मतलब तो कोई टैंक हो गया जिसमें हम पानी भर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बेस्ट सोर्स होगा। ऑप्शन ही बहुत ईजी है। अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू डैश ऑफ बिल्डिंग मैनी ट्रीज हैव बीन कट डाउन। दुर्भाग्य से क्या? बिल्डिंगों का क्या? प्लानिंग्स ऑफ बिल्डिंग या फिर डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंगों को गिराने की वजह से क्या कहते हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं? नहीं, प्लानिंग की वजह से, सिर्फ प्लानिंग की वजह से कैसे पेड़ काट दिए जाएंगे? कंस्ट्रक्शन, हाँ हो सकता है। रिनोवेशन, किसी चीज़, कोई पुरानी बिल्डिंग है उसको रिनोवेट कराते हैं हम लोग, पेंट वेंट कराकर, तो ये भी मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। भाई बिल्डिंगों की बनने की वजह से बहुत से पेड़ काटे जाते हैं। दिस डैश रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। कह रहा है कि इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में कम होती है। क्या होगा? दिस सर्टेनली, निश्चित रूप से। डाउटफुली, संदेह है। संदेह क्यों होगा? रेयरली, कभी कभार, ऐसा क्यों होगा? हार्डली, मुश्किल से रिड्यूस होती है? नहीं। सर्टेनली, निश्चित रूप से जो ऑक्सीजन है वो कम होती है एनवायरनमेंट में, तो ये यहाँ पे क्या होगा? सर्टेनली होगा। ग्रोइंग डैश ट्रीज मीन्स डैश ऑक्सीजन। क्या होगा? ग्रोइंग नो ट्रीज मीन्स मोर ऑक्सीजन, मतलब अगर हम पेड़ों को ना लगाएं तो और ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं। ग्रोइंग मोर ट्रीज, ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, तो मोर एंड मोर सही है। लेस मोर का कोई मतलब ही नहीं और मोर लेस का भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो अब ये पैराजम्बल है, इसको करो, खुद से ट्राई कर लो। एक छोटा सा है, आज मुझे लग रहा है आज का मॉक काफ़ी इजी है। देयर लिव्ड अ फुलिश किंग इन अ लार्ज किंगडम। एक बड़े राज्य में एक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ राजा रहता था। ही थॉट दैट इट विल बी अ गुड जोक, और उसने ये सोचा था कि ये एक अच्छा जोक होगा। ही डिडेंट रियलाइज दैट वॉट ही थॉट ऑफ एज अ जोक वुड कॉस्ट हिम हैविली, और उसको ये रियलाइजेशन नहीं था कि जो वो एक छोटा सा जोक या जोक समझ रहा है, जिसको मजाक समझ रहा है, वो उसको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। द किंग वंस डिसाइडेड टू थ्रो ऑल हिज मिनिस्टर्स इन प्रिजन फॉर अ डे। एक बार किंग ने, राजा ने ये डिसाइड किया कि वो अपने सारे मिनिस्टरों को जेल में डाल देगा। ठीक है, क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? देयर लिव्ड अ फुलिश किंग। कहानी की स्टार्ट तो ऐसे ही करोगे ना, एक बार एक राजा था,
अपने बड़े से राज्य में, है ना। तो ये क्या है, देयर लिव्ड अ फुलिश किंग इन अ लार्ज किंगडम। तो हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ही थॉट इट विल बी अ गुड जोक। कौन सा जोक? अभी इससे नियम ये फॉलो नहीं करेगा ए को। ही डिडेंट रियलाइज वॉट ही थॉट ऑफ एज अ जोक। कौन सा जोक? अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा जोक। डी को देखो, हाँ ये मजाक सही लगेगा। द किंग वंस डिसाइडेड टू थ्रो ऑल हिज मिनिस्टर इन प्रिजन फॉर अ डे। ये जो उसने मजाक किया था अपने मिनिस्टरों के साथ, सबको जेल में डाल दिया था एक दिन के लिए, तो ये सही है। यहाँ पे हम डी के साथ जा सकते हैं, सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। फिर उसने क्या हुआ, यहाँ पे हम बी लेंगे कि सी लेंगे? अब देखो ये जो यहाँ पे उसने जोक किया, मजाक किया, अब उसको ये लगा है कि ये जो जोक था उसके लिए उसने ये सोचा था कि ये जोक बहुत अच्छा होगा, तो ए डी बी फॉलो करेगा, ठीक है। अब सी कंक्लूड कर रहा है ही डिडेंट रियलाइज, उसको ये रियलाइजेशन नहीं था, उसको ये आत्मज्ञान नहीं था कि ये जो जोक वो कर रहा है अपने मिनिस्टर के साथ वो उसी को महंगा पड़ जाएगा। तो क्या होगा, ए डी बी सी। तो हमारा पहला वाला सही होगा। चलो इसको ट्राई करो खुद से। स्कल्पचर एंड पेंटिंग फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर। कह रहे हैं कि जो स्कल्पचर होते हैं, मतलब ये देखा होगा आपने मंदिरों के दीवार में कुछ ना कुछ बने होती हैं, मूर्तियाँ, आकृतियाँ बनी होती हैं या अलग अलग डिज़ाइन बनी होती है, वही चीज़ें कह रहे हैं। पेंटिंग, भाई पेंटिंग हो गई, एक अभिन्न हिस्सा है टेम्पल की आर्किटेक्चर का, मतलब टेम्पल की डिज़ाइन का, मंदिर की डिज़ाइन का, ठीक है। द सिटी इज विजिटेड बाई थाउजेंड्स क्यूरियस टू सी द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ अ चैरियट। कह रहा है कि जो सिटी है वो बहुत सारे थाउजेंड्स लोग वहाँ पे आते हैं और बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं किस चीज़ को देखने के लिए, एक ऐसा मंदिर जो कि चैरियट में है, मतलब रथ में है। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कोणार्क टेम्पल इन पुरी। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है कोणार्क टेम्पल जो कि पुरी में है, ठीक है। द चैरियट विद इमेंस व्हील, और उसके किसके ऊपर है, जो रथ है वो बहुत बड़े बड़े उसके व्हील हैं। एंड हॉर्सेस इज कार्व्ड फ्रॉम स्टोन, और जो उसके घोड़े हैं वो स्टोन से बनाए गए हैं, उसको मतलब काट काट के बनाए गए हैं। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? ए को देखो, स्कल्पचर एंड पेंटिंग फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट। भाई एक यहाँ पे जनरल बात करी गई है कि स्कल्पचर और पेंटिंग जो है वो एक अभिन्न हिस्सा है मंदिरों के डिज़ाइन का। ए से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सी पे आओ। जब तुमने एक जनरल बात करी है, अगर सेंटेंस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो पुरी में, मतलब उड़ीसा जहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में पुरी है, वहाँ पे कोणार्क टेम्पल वगैरह, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो क्या होगा, ये सी होगा, ठीक है। अब जहाँ पे ये पुरी है वो सिटी को फिर बता रहा है, उसके सिटी के बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि ये जो सिटी है यहाँ पे बहुत लोग विजिट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होती है उनको ये चीज़ देखने की, जो टेम्पल है ये कैसे चैरियट में, रथ में है। तो क्या होगा, बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उस चैरियट, उस रथ की बात करी गई है कि उसके बहुत बड़े बड़े व्हील्स हैं और जो हॉर्सेस हैं वो स्टोन से बनाए गए हैं। तो डी यहाँ पे होगा, ठीक है। समझ में आया फ्लो? तो ये क्या होगा, हमारा ए होगा। आज का पहला नंबर दोनों ही आसान है, अभी तक तो यही है। क्वेश्चन 8 देखो, ये एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें एरर निकालनी है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 90th सेंचुरी, कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में फीमेल लिटरेसी वॉज एक्सट्रीमली लो इन कंपेरिजन टू मेल लिटरेसी। कह रहे हैं कि जो फीमेल लिटरेसी थी वो काफ़ी कम थी मेल लिटरेसी के कंपेयर में, ठीक है। कहाँ पे दिक्कत है? एट द बिगिनिंग, एट आया, फिर नाउन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रीपोजिशन आया, फिर नाउन आ गया, फिर ऑफ आया, द 19th सेंचुरी आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है पता है? देखो ये फीमेल लिटरेसी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, वॉज लगा है, सिंगुलर वर्ब, एक्सट्रीमली लगा है, एडवर्ब। ये लोड में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है बताते हैं। लो अगर एज अ वर्ब काम करे और इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लोड होगी, और यही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। इसका मतलब होता है गाय की आवाज़। और जब लो एज अ एडजेक्टिव काम करता है, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होता है,
तब उसका मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, गाय की आवाज़ आएगी या कम वाली सेंस आ रहा है, तो लोड तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा लो। ठीक है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे वॉज के बाद एडजेक्टिव आ गया है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या कर रहा है, एक एडवर्ब कर रहा है। वॉज यहाँ पे क्या है, एक तरीके की लिंकिंग वर्ब है। आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट के बाद अगर लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, मगर ये एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहे होते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। तो दिक्कत कहाँ पे थी, बी में थी। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। ठीक है, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। आई आस्क्ड वन बॉय, मैंने एक लड़के से पूछा। माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, और उसने जवाब दिया था कि मेरी मदर ने शेल्फ से उसको उतारा नहीं था, इसकी वजह से। ठीक है, क्या होना चाहिए, पहले वाले सेंटेंस को देखो, यहाँ पे आस्क है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, प्रेजेंट है। जब प्रेजेंट होती है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर की टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे ये दिया हुआ है इंट्रोग्रेटिव फॉर्म। ठीक है, हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। इंट्रोगेटिव फॉर्म में होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, मगर जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लाते हैं, मतलब इसको उठा के सब्जेक्ट के बाद ले आते हैं। ठीक है, इतना समझ गए, खुद से ट्राई करो एक बार। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, आई आस्क्ड वन बॉय। ठीक है, यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा दैट, थोड़ा सा बता दूं। अगर रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, हु से स्टार्ट होती है ना, तब हम दैट नहीं लगाते, इसी को बोलते हैं WH वर्ड फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे दैट नहीं लगेगा, इसीलिए दैट नहीं लगा हुआ है। वाई, अब देखो यहाँ पे यू था तो अब उसको ही करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, तो ही आ गया। अब ही के हिसाब से वर्ब आएगी तो इज आ गया। नॉट वेयरिंग चप्पल्स, और यहाँ पे आस्क जो था वो रिपोर्टेड वर्ब में सिंपल प्रेजेंट में था, इसलिए अंदर की जो टेंस थी उसको चेंज नहीं किया गया। ठीक है, ही फिर से एक बार आया, आंसर्ड, यहाँ पे आंसर्ड था, सिंपल पास्ट था, तो यहाँ पे जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो वो क्या होगा, अब पास्ट से और पास्ट में जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो डिड नॉट लगा हुआ है, तो अब ये पास्ट से और पास्ट में जाएगा, इसका मतलब और पीछे जाएगा, तो हैड का यूज होना चाहिए। ही आंसर्ड सिंपली दैट हिज मदर हैड नॉट ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग ब्रॉट देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, तो ये सही लग रहा है एकदम। यहाँ पे क्या दिक्कत है, आई आस्क्ड वन बॉय व्हाई ही वाज नॉट नहीं होगा, यहाँ पे आस्क्ड अपने आप क्यों कर दिया, ये गलत है। ये भी गलत है, अपने आप क्यों कर दिया जब आई आस्क्ड था। आई आस्क्ड वन बॉय व्हाई ही इज नॉट वेयरिंग चप्पल्स, ठीक है। ही सिंपली आंसर्ड दैट हिज मदर हैज़ नॉट कैसे हो गया, जब ये पास्ट टेंस में है आंसर्ड, तो यहाँ पे हैज़ कैसे यूज़ कर लिया, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर ये जो है वो सही होगा। ठीक है, ये फिर से पैराजंबल आ गया, एक बार खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, उनकी रिसर्च के अनुसार, हाइपोथेसिस मतलब उनका जो रिसर्च की होगी उन्होंने, नाउ नोन एज द न्यूरॉन थ्योरी, जो कि अब न्यूरॉन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ईच नर्व सेल कम्युनिकेट्स विद अदर्स थ्रू कॉन्टिग्यूटी रादर देन कॉन्टीन्यूटी। कह रहे हैं जो हर नर्व सेल होते हैं हमारे ब्रेन में, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी का मतलब समझते हो क्या होता है, कोई चीज़ पास पास हो मगर फिजिकली टच ना करे, मतलब पास पास तो हो मगर फिजिकली टच नहीं होना चाहिए। रादर देन कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसे चेन से जुड़ी हुई है और फिजिकली भी टच है इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि न्यूरॉन जो है वो आपस में टच नहीं करते थे, उनकी थ्योरी के हिसाब से वो पास पास रहते थे और
क्या कहते हैं, आपस में कनेक्ट कर मतलब कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। द वाटर शेड ऑफ ऑल स्टडीज, कह रहे हैं ये सारी स्टडीज का टर्निंग पॉइंट, वाटर शेड का मतलब टर्निंग पॉइंट, कोई चीज मतलब महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब, ऑफ द नर्वस सिस्टम का, वॉज एन ऑब्जर्वेशन मेड इन 1889 बाय स्पेनिश साइंटिस्ट सैंटियागो रेमन कैजल, नाम शायद मैं सही ना पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर शेड मतलब क्या होता है, मतलब जो स्टडी, जो नर्वस सिस्टम की स्टडी चल रही थी उसका इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आया जब स्पेनिश साइंटिस्ट सैंटियागो ने 1889 में कुछ ऑब्जर्वेशन करी, कुछ देखा था। It has since been proved that Cazel's theory is not universally true, और तब से हम ये मानते आ रहे हैं कि जो कैजल की थ्योरी है वो सबके लिए सही नहीं है। But his central idea has remained an accurate guiding principle for all further study, मगर जो उनका मेन आइडिया था, जो उन्होंने मेन बात, एक तरीके से मुख्य बात जो कही थी, वो आज भी क्या कहते हैं आगे की स्टडी के लिए यूज होती है। That is communication between adjacent but separate cell must take place across the space and barriers separating them। कह रहे हैं दूसरे शब्दों में, दैट इज मतलब दूसरे शब्दों में जो कम्युनिकेशन है वो एडजेसेंट मगर सेपरेट सेल के बीच में होती है, और उनके बीच में कुछ एक तरीके का मतलब बैरियर होता है, एक तरीके से कोई भी होता होगा, वहां पे वो इंफॉर्मेशन ऐसे पास होती है, ठीक है। क्या होगा पहला सेंटेंस, भी को ध्यान दो। द वाटर शेड, हर स्टडीज का महत्वपूर्ण पॉइंट तब आया जब स्पेनिश साइंटिस्ट सैंटियागो ने 1889 में कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे। इससे स्टार्ट कर सकते हैं हम। बी, क्या उन्होंने देखा था, क्या ऑब्जर्वेशन किया था। अब ए को देखो, अकॉर्डिंग टू हिज किसके लिए यूज हुआ है, सैंटियागो के लिए यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, उनकी रिसर्च के अनुसार, ठीक है। तो यहां पे ए आएगा, ठीक है। नर्व सेल कम्युनिकेट विद अदर्स थ्रू कॉन्टिग्यूटी, बताया मैंने, रादर देन कॉन्टिन्यूटी। अब जरा डी को देखो, जब ये उन्होंने मतलब उनकी इस रिसर्च के अनुसार ऐसा था, यहां पे कह रहे हैं अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो सेपरेट सेल होते थे उनके एडजेसेंट, जो पास रहते थे मगर फिजिकली टच नहीं करते थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता था। तो डी लग रहा है, यहां पे बी ए डी कर सकते हैं। उसके बाद देखो सी कैसे कंक्लूड कर रहा है, कह रहा है कि कैजेल की थ्योरी जो है वो हर जगह ट्रू नहीं है, हर जगह सही नहीं है, मगर उनका जो मुख्य आइडिया है वो फर्दर स्टडी के लिए आज भी एक तरीके की गाइडेंस है। तो ये कंक्लूजन लग रहा है, तो बी ए डी सी ही हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो बी ए डी सी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।